हाय दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चल रहे हैं तो एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए है कि आप लोगों की कक्षा जो है नियमित रूप से जारी रहे, इसलिए एक प्रयास आप लोगों के लिए। चलिए आज हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जो कि मैथ से, और मैथ में एकदम बेस से लेकर चल रहे हैं। सामान्य परिचय जो संख्याओं का होता है उन संख्याओं का परिचय कराते हुए आप लोगों को तो संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले जो संख्या आती है हमारी वो आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि। ये जो गिनती की संख्याएं हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं यदि हम 1, 2 लिख दिए तो एक गिनती की हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। यदि अब हमें 20 लिखना है तो उस 20 को लिखने के लिए शून्य को भी शामिल करना पड़ेगा, और जब शून्य को शामिल कर लिए तो ये हो गया 20, और जब 20 हो गया तो वो हो गया पूर्ण संख्या। इसलिए प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि जो हैं क्या हैं? ये पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य को शामिल करने पर जब इन तीनों को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। इसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। इसके बाद विषम संख्या हमारी। विषम संख्या हमारी क्या होती है? जो संख्या 2 से न कटे, जो संख्या 2 से न कटे वो होती है विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये आदि संख्याएं क्या हैं? ये विषम संख्याएं होती हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो होती है 2। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं यानी वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां पर q का मान 0 न हो, अर्थात वह भिन्न जिसका मान जो है 0 न हो, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 3/4, 2, 3, 4/7 आदि। ये क्या हैं? ये जो हैं ये परिमेय संख्या हैं। ये जो है परिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जाए वो होती है अपरिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में न हो वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे करणी में 2, करणी में 3, पाई। पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि गणित में जितने भी चिन्ह होते हैं वह चिन्ह क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। जैसे ये पाई आ गया तो ये पाई क्या है? गणित का एक चिन्ह है, और यह चिन्ह जो होता है ये अपरिमेय होता है, लेकिन इस पाई का मान 22/7 जो होता है वह परिमेय होता है। तो पाई जो है ये अपरिमेय है, जबकि इसका मान 22/7 क्या है? परिमेय है। इसके बाद वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि जब हम परिमेय प्लस अपरिमेय
एक साथ शामिल कर लेते हैं तो वो होती है वास्तविक संख्या। अर्थात जहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं एक साथ आएँ वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे 2/3, 4/7, करणी में 3 आदि। तो ये दो ठे परिमेय हो गया, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसलिए जो है कि यह क्या, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए वो होती है भाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कट जाए वो होती है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। तो देखिए 3 एक के और 3 के अतिरिक्त किसी से नहीं कट रहा है। 5 की वही बात है, 1 और 5 के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटेगा। 7 की भी वही स्थिति है, 13 की भी वही स्थिति है। तो इसलिए जो है कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो संख्या एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे वो होती है क्या, अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन न हो। वह संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन न हो वो होती है क्या, सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 3, 3 5, 5 7, 8 11, ये हो गया सह अभाज्य संख्या। इसके बाद अत्रिभाज्य या अभाज्य त्रिक, अत्रिभाज्य या अभाज्य त्रिक, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के युग्म। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के युग्म को अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। एकमात्र त्रिअभाज्य संख्या जो है वह है 3 5 7, 3 5 7। इसके बाद जो आता है वो आता है जोड़ का तत्समक रूप। अब आप नोट करिए जोड़ का तत्समक रूप। तो जोड़ का तत्समक क्या होता है और गुणा का तत्समक क्या होता है, इसको जान लीजिए। जोड़ का तत्समक शून्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जोड़ का तत्समक क्या होता है तो जोड़ का तत्समक शून्य होता है। कैसे, जब हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, जब हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं या उस संख्या में शून्य को जोड़ें या संख्या में शून्य को जोड़ें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जोड़ का तत्समक जो होता है वो शून्य होता है। जैसे ये 5 है, 5 में यदि हम शून्य को जोड़ें तो संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। यदि इस शून्य में हम 5 को जोड़ें तो मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए जोड़ का तत्समक रूप जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक, तो गुणा का तत्समक 1 होता है। गुणा का तत्समक क्या होता है, 1 होता है। गुणा का तत्समक जो होता है वो 1 होता है। जैसे 3 गुणे 1, 1 गुणे 3 बराबर क्या, 3। अर्थात जब हम किसी संख्या का 1 में गुणा करें, जब किसी संख्या का 1 में गुणा करें या किसी संख्या से 1 में गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो है कि गुणा का तत्समक जो होता है वो क्या होता है,
एक होता है। गुणा का तत्समक क्या होता है? एक होता है। तो अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है देखिए, इस प्रतियोगी परीक्षा में जो है आपको एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है, तो उस समय को अच्छे तरीके से भुनाने के लिए, उस समय को अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, उस दिए गए समय में हम कैसे जो है कि समय का सही उपयोग करके सभी प्रश्नों को देख लें, हल कर लें। आपको रफ कार्य करने के लिए पेज भी बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए जो है कि आपका जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ा अलग हो और फास्ट हो। इसलिए हम कुछ संख्याओं के गुणा, वर्ग, घन तथा उनके विभाज्यता संबंधी नियमों की व्याख्या कर लेते हैं, उस नियमों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ। विभाज्यता के नियम, ये दोस्तों जरूर आना चाहिए आप लोगों को। विभाज्यता के नियम जो है कि कुछ लोग होते हैं संख्याओं को काटने में जो है काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे जो है कि कोई संख्या आपके पास आ गई, यदि 73/365, 73/365, तो अब ये किस संख्या से कट रही है, इसका जो है बहुत कठिनाई या बहुत समय इसको काटने में लोग ले लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कोई भी संख्या आए तो उसको सबसे पहले हम चेक कैसे करें कि ये किन संख्याओं से कट रही है, पहली बात। दूसरी बात ये देखते हैं कि जब भी हम इस संख्या को काटते हैं तो दोनों संख्या को एक ही संख्या से काटना चाहिए, एक ही संख्या से काटना चाहिए। दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना चाहिए। ये नहीं कि नीचे वाला 5 से कट रहा है तो नीचे वाले को 5 से काट दें, ऊपर वाला किसी से कट रहा है तो उसको किसी से काट दें। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। तो जब भी किसी संख्या को काटते हैं तो अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से काटते हैं, अलग अलग कभी नहीं काटते हैं। अलग अलग काटेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन संख्या किस संख्या से कटेगी। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कहाँ, 2 पर। तो अब जान लीजिए कि 2 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। 2 से कौन संख्या विभक्त होगी, तो 2 से कौन संख्या विभक्त होगी, 2 से विभक्त, 2 से विभक्त। तो 2 से विभक्त कौन सी संख्या होगी, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में शून्य हो या कोई सम संख्या हो तो वह 2 से विभक्त होगी, तो वह 2 से विभक्त होगी। जैसे 6, 1, 3, 4। देखिए 6134। अब 6134 2 से विभक्त है कि नहीं विभक्त है, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमें 2 से विभाज्यता के नियम आने चाहिए। तो नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में शून्य हो या कोई सम संख्या हो, या कोई सम संख्या हो, तो वह 2 से क्या होती है, विभक्त होती है। जैसे 6134। तो 6134 जो है इसमें अंत में कौन सी संख्या आई है, 4। तो 4 क्या है, 4 एक सम संख्या है और 4 जो है 2 से भी विभक्त है। तो जब 4 2 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। जैसे देखते हैं, काटिए, 2 तिहाई 6, 1 उतर जाएगा, भाग नहीं जाएगी 0, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14।
कट गए। ठीक, तो कोई भी संख्या हो जिसके अंत में शून्य होगा या कोई सम संख्या होगी तो वह संख्या जो है क्या होगी, 2 से विभक्त होगी, वह संख्या 2 से विभक्त होगी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 3 की। 3 से विभक्त, 3 से विभक्त, 3 से विभक्त। तो 3 से विभक्त होने के नियम क्या हैं? जब संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। जैसे 5 7 6 3 4 1। अब देखिए 5,76,342। तो अब ये इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो ये संख्या जो है कि 3 से विभक्त है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते हैं और उन अंकों को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, यदि वह योगफल 3 से विभक्त हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 7 5 12 6 18 3 21 21 3 24 24 2 26। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो यहाँ हम बढ़ा लेते हैं 1, और जब यहाँ हम 1 बढ़ा लिए तो अब इस संख्या के अंकों का योग जो हो गया वो क्या हो गया, 27। अब जब इसका योग 27 हो गया तो ये 27 क्या है, 3 से विभक्त है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभक्त हो जाएगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? देखिए 7 5 12 12 6 18 3 21 21 4 25 25 2 27। 7 5 12 6 18 3 21 4 25 2 27। ठीक, तो ये जो है ये संख्या 5,76,342 ये जो है कि 3 से विभक्त है कि नहीं है। जब इसके अंकों का योग 27 हो गया तो इसका मतलब कि ये 3 से विभक्त होगी। 3 से विभक्त करके हम देख लेते हैं, 3 से विभक्त करके हम देख लेते हैं। अब इसमें 3 से देंगे क्या, भाग, और जब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, बच गया कितना, 2, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो इससे भाग चला गया, इसका मतलब कि ये संख्या इससे क्या है, विभक्त है। तो 3 से कोई संख्या विभक्त कब होगी, किस कंडीशन में होगी, जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। 4 से विभक्त, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई दहाई के 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से
विभक्त होगी, तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे जैसे 3, 5, 7, 9, 2, 7, 2। ठीक। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम इसके नियम को जानते हैं तो हम तुरंत चेक कर लेंगे कि ये संख्या किस संख्या से विभक्त हो रही है। तो अब देखिए कि क्या 4 से विभाज्यता के क्या नियम है। जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक इकाई और दहाई के 4 से कट रहे हों तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभक्त होगी। तो देखिए ये इकाई 2 और दहाई क्या है, 7। तो ये दोनों जो है कि कट रहे हैं कि नहीं, ये दोनों कट रहे हैं कि नहीं। यदि ये दोनों कट रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक। तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 बटे 32। तो ये पूरा 4 से लास्ट का जो इकाई और दहाई अंक है ये 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी पूरी संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभक्त होंगी। तो भाग देकर हम देख लेते हैं 4 से। अब देखिए 4 बटे 32 हासिल 3, ये हो गया 37, 4 नवा 36 हासिल 1। अब ये हो गया 19, 4 चौको 16, 3, 4 बटे 32, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 बटे 32। तो ये पूरी संख्याएं क्या हो गई, 4 से विभक्त हो गई। तो 4 से विभाज्यता के क्या नियम हैं, तो 4 के जो नियम हैं वो नियम क्या कराए कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई यदि 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब जो संख्या आएगी वो आएगी 5 से। अब देखिए 5 से, 5 का रूल क्या कह रहा है। तो 5 का रूल काफ़ी आसान है। आसान इसलिए है कि 5 से वही संख्या विभक्त होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभक्त होगी, वह संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे 5, 3, 2, 1, 4, 0। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 7, 5 हटा दीजिए, 7, 8, 3, 9, 5। अब देखिए यहाँ अंत में 0 आ गया, यहाँ अंत में 5 आ गया। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं वह जो है 5 से विभक्त होंगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभक्त होगी। अब देखिए अंत में क्या आ गया, 0 आ गया, अंत में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं 5 से क्या हैं, विभक्त हैं। हम 5 से भाग देकर देख लेते हैं। 5 से भाग देकर देख लेते हैं। 5 से इसमें भाग देंगे तो कई बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 उतर गया, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा देंगे, 5 छक्का 30, 2 बच गया, 21 हो जाएगा, 5 चौका 20, 1 बच गया, 14 हो गया, 5 दूना 10, 4 बच गया, 5 बटे 40। तो ये विभक्त हो गया। इसके बाद इसको देख लेते हैं। 5 एकम 5, 2 बच गया, 28, 5 बचे 25, 3 बचा, 33 हो गया, 5 छक्का 30, 3 बच गया, 39 हो गया, 5 सत्ते 35, 4 बच गया, 5 नवा 45। तो अब ये बात आप लोगों को 5 के भी विभाज्यता का समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 5 से विभाज्यता क्या नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। बस 5 के विभाज्यता के नियम में क्या आपको चेक करना है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आता है वो है 6 के विभाजित, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य।
तो 6 से विभाज्य। तो दोस्तों 6 का जो नियम है वो ये कहता है कि जो संख्या 2 तथा 3, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों के नियमों का पालन करेगी वह संख्या 6 से क्या होगी, विभक्त होगी। जैसे परिभाषा लिख लीजिए पहले, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों के नियमों का पालन करेगी, वह 6 से विभक्त होगी। अब 2 तथा 3 दोनों नियम हम आपको बता दिए, तो अब बताइए कि 2 का नियम क्या होता है और 3 का नियम क्या होता है। तो 2 का नियम ये होता है कि जिस संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो वो 2 से कट जाएगी। 3 का नियम क्या होता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं के नियमों का जो संख्या पालन करेगी, इन दोनों संख्याओं के नियमों का जो संख्या पालन करेगी वो 6 से विभक्त होगी। जैसे 5 7 3 0 5730। अब ये संख्या देख लीजिए कि इन दोनों संख्याओं का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 2 का जो है कि कोई सम संख्या हो या शून्य हो, तो देखिए जो है कि शून्य हो गया, और जब शून्य हो गया तो ये 2 का पालन कर रही है। 3 का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 7 5 12 3 15, अब 15 में शून्य जोड़ेंगे तो 15। तो अब ये 15 जो हो रहा है ये 15 भी 3 से क्या है, विभक्त है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी संख्या है ये जब इन दोनों के नियमों का पालन कर रही है तो ये 6 से विभक्त है। भाग देकर हम देख लेते हैं कि 6 से विभक्त है कि नहीं है। 6 9 54, बच गया कितना 3, 33 हो गया। 6 5 30 बच गया 3, 6 5 30। तो दोस्तों ये 6 से विभक्त हो गई। तो जो संख्या 2 तथा 3 दोनों के नियमों का पालन करेगी वह संख्या जो है 6 से विभक्त होगी। ठीक, तो आपको ये 6 का भी नियम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला आता है 7 का नियम, और 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 7 का नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और इसको आप जो है जान लीजिए। यहाँ से परीक्षाओं में जो है प्रश्न भी आते हैं, इसको बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिए कि क्या होता है 7 का नियम। तो 7 के विभाजिता के नियम, 7 के विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम, 7 के विभाजिता के नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसके 3 नियम होते हैं। 7 के विभाजिता के 3 नियम होते हैं। ठीक, 7 के विभाजिता के 3 नियम होते हैं, जो है कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं। तो 7 के विभाजिता के नियम क्या हैं? पहला नियम ये है कि यदि कोई भी संख्या, लगातार 6 बार लिख दी जाए तो वह 7 से विभक्त होगी। यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिख दी जाए तो वह 7 से विभक्त होगी। जैसे 1 1। ठीक, अब 1 1 हमने 6 बार लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी कि 7 से विभक्त होगी। भाग देकर देख लीजिए 7 से विभक्त है कि नहीं विभक्त है। 7 एक कम 7, बच गया कितना 4, ये हो गया कितना 41, 7 5
35, कितना बच गया 6, ये हो गया 61, 7 बटे 56, कितना बच गया 5, 51 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बच गया 2, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21।